बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज थम गया। पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? महागठबंधन से बनेगा या एनडीए से बनेगा या तीसरे फ्रंट का नेता मुख्यमंत्री बनेगा? गजब की बात चल रही है, अजब की बात चल रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह संशय अब बिहार के हर मतदाताओं के भी नजर में आने लगी है। आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चलिए, हम पूरे बिहार की बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मधुबनी जिले के 10 विधानसभा सीट की चर्चा करते हैं, जहां आज शोरगुल संपन्न हो गया, शांत हो गया, मामला स्थिर हो गया, गहमा गहमी का जो माहौल था वह कम हो गया। अब लोग चुपके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जीत की दावा कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का समय चला गया है। अब बूथ पर मतदान कराने का समय है। यहाँ भी एनडीए और महागठबंधन का युद्ध 200 विधानसभा क्षेत्र में है। बिहार विधानसभा का जो इस बार का सरगर्मी है, पिछले का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि इस बार ऐसा माहौल बन रहा है जो गत चुनाव से अलग थलग मामला है। क्योंकि जन स्वराज जो प्रशांत किशोर ने एक नींव डाला है, जो नींव 10 विधानसभा क्षेत्र में सभी गणित को गड़बड़ाने के लिए वो सारा फॉर्मूला तय कर दिया है। चलिए, हम चलते हैं मधुबनी के 10 विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। पहला विधानसभा क्षेत्र है 31 हरलाखी, जहां कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहां मुख्य रूप से जदयू के एनडीए के जदयू प्रत्याशी जो है सुधांशु शेखर और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राकेश कुमार पांडे सीपीआई से, उनके बीच आमने सामने की लड़ाई है। कहीं भी कोई तर्क वितर्क करने की चीज नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है। वहीं जन स्वराज से जो खड़े हैं रत्नेश्वर ठाकुर, यह दोनों के लिए गला का हड्डी, यानी गले में जो हड्डी बन जाते हैं वो गले का हड्डी बन गए हैं। सीपीआई से जो खड़े हैं वह भूमिहार जात से हैं, और जो जन स्वराज से खड़े हैं वह भी भूमिहार जात से हैं। जातीय समीकरण में ये दोनों जात आमने सामने नहीं हो पाए। यहाँ हो गए कुशवाहा, जो सुधांशु शेखर कुशवाहा जात से आते हैं और वे पिछले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तीसरे बार वो हैट्रिक लगाने के लिए पूरे तैयारी कर चुके हैं। लेकिन सीपीआई के राकेश कुमार पांडे जो युवा हैं, वो उनको इस बार पटकनियां देने के लिए भी तैयार है। देखना है आगे क्या होता है। अभी त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ समाप्त हो चुका है, यहाँ आमने सामने की लड़ाई जारी है। मतदाताओं की रुख से कह रहे हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये मतदाताओं को मैंने जो रुझान देखा है अभी वर्तमान, आज लास्ट किया है, उसमें आमने सामने की लड़ाई है। चलिए, बेनीपट्टी में 11 लोग खड़े हैं। यहाँ 11 लोग में 4 लोग प्रमुख हैं, जिसमें सबसे प्रथम है कि चौथे बार लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से विनोद नारायण झा। 3 बार विधायक हो चुके, 2 बार विधायक हो चुके हैं, 1 बार एमएलसी हो चुके हैं, और ये हार चुके थे तो 1 बार एमएलसी हुए, और ये चौथे बार विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। विनोद नारायण झा के सामने में महागठबंधन का चुनौती आ गया है। वह नलिनी रंजन झा महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी है और युवा प्रत्याशी है,
और लोकल प्रत्याशी हैं, यानी बेनीपट्टी के बेटा के रूप में वो प्रत्याशी हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार जो कहा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक थे, डॉक्टर पी झा मृणाल निर्दलीय लड़ रहे हैं। और जो स्थिति है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के कान्हे तक आ चुके हैं, यानी कंधा पर पहुंच चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो विनोद नारायण झा को पटकने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जीतेगा कौन, महागठबंधन के प्रत्याशी या निर्दलीय उम्मीदवार, यह कहना कठिन है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जन स्वराज से जो परवेज आलम खड़ा हुआ है, वह परवेज आलम की स्थिति तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहां रुकता है। महागठबंधन के प्रत्याशी खुलेआम अपने ताकत में है, क्योंकि माई समीकरण उसका टूट नहीं सका है अभी तक। अब जो स्थिति है वह आमने सामने की लड़ाई नहीं है, त्रिकोणात्मक लड़ाई यहाँ कहा जाता है। डॉक्टर पी झा मृणाल, भारतीय जनता पार्टी के विनोद नारायण झा और महागठबंधन के नलिनी रंजन झा, ये तीनों में त्रिकोणात्मक लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है। चौथा इन तीनों के भविष्य को तय करेगा चौथा, जो जन स्वराज से परवेज आलम खड़े हैं। वहाँ चलिए खजौली में तो आमने सामने की लड़ाई हो गई है। अब खजौली जो स्थिति है वह बहुत ही गजब का स्थिति बन गया है। महागठबंधन ने जो एक नए उम्मीदवार को जो वहाँ टिकट दे दिया है, पुराने उम्मीदवार को जो हटा दिया गया है, और वहाँ नए उम्मीदवार जो दिया गया है ब्रजकिशोर यादव को, वो काफी ताकतवर दिखाई दे रहा है। और पुराने भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रत्याशी हैं अरुण शंकर प्रसाद, वह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के प्रयास में हैं। बड़े बड़े नेता आए हैं, यहाँ प्रचार किए हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। अगर महागठबंधन के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं ब्रजकिशोर यादव, उसके पक्ष में अगर सीताराम यादव जो राजद के प्रत्याशी थे, विधायक थे पूर्व में, अगर वो थोड़ा सा भी काट छांट करते हैं क्षेत्र में, तो फिर अरुण शंकर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रजकिशोर यादव काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। यहाँ भी आमने सामने की लड़ाई है। खजौली का स्थिति आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। वहीं बाबूगढ़ी में भी जो है जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहाँ जदयू के प्रत्याशी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है मीना कामत, और वहाँ मीना कामत को जो स्थिति है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नए उम्मीदवार है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह भी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाबूगढ़ी में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का प्रभाव काफ़ी अधिक है। इसीलिए मीना कामत की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन आमने सामने की लड़ाई है, स्थिरता नहीं है। यहाँ भी चहल पहल काफ़ी तेज हो चुका है। चलिए बिस्फी, जहाँ दो दिग्गजों की लड़ाई है। बिस्फी में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे बार चुनाव लड़ रहे हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो हिंदू सम्राट कहे जाते हैं और मधुबनी मिथिला के योगी कहे जाते हैं, इनको इस बार पटकनियां देने के लिए डॉक्टर फैयाज अहमद, जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य हैं, और डॉक्टर फैयाज अहमद बिस्फी से 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके युवा पुत्र आसिफ अहमद चुनाव मैदान में है और युवा शक्ति है। युवाओं का एक झुंड इनके साथ है, और इनके आमने सामने की जो लड़ाई हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण मामला है जन स्वराज का,
जन स्वराज में संजय मिश्रा अधिवक्ता वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और संजय झा अधिवक्ता जन स्वराज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी दमखम से लड़ रहे हैं और ये दोनों की गणित को गड़बड़ाने में वो कामयाब होंगे। इसीलिए यहाँ भी त्रिकोणात्मक बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में जन स्वराज परिणामदायक होगा। वो जितना मत जन स्वराज प्राप्त करेगा और किसका मत प्राप्त करता है, अगर माई समीकरण में अगर सेंध मारता है जन स्वराज, तो हरिभूषण ठाकुर बचौल की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। अगर वे एनडीए के मतदाताओं में सेंध मारता है तो निश्चित तौर पर हरिभूषण ठाकुर कमजोर होंगे। ये दोनों आमने सामने में महत्वपूर्ण बनता है संजय मिश्रा। उसके बाद चले मधुबनी में एकदम आमने सामने की लड़ाई है। तीसरे बार की चौथे बार चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय जनता दल के समीर महासेठ एक खानदानी राजनीतिज्ञ है। इनके पिता राजकुमार महासेठ भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उनको इस बार पटकनियां देने के लिए एनडीए के प्रत्याशी कुशवाहा पार्टी से माधव आनंद आए हुए हैं, जो युवा हैं, ताकतवर लोग हैं और आमने सामने की लड़ाई में क्या होगा यह परिणाम बताएगा। लेकिन वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि अगर माधव आनंद को एनडीए के सभी घटक दल अगर मजबूती से लड़ाई लड़ने में सहयोग करता है तो समीर महासेठ की स्थिति जो है तो कमजोर हो सकती है। लेकिन समीर महासेठ को तोड़ने के लिए समीर महासेठ काफ़ी अच्छे जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, इसीलिए एनडीए के सभी घटक दलों में वो अपना प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए माधव आनंद की स्थिति मजबूत होते हुए भी कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि समीर महासेठ एनडीए के गठबंधन में सेंध बाढ़ चुके हैं। राजनीतिक नेता जो है माधव आनंद के साथ तो है, लेकिन छल कपट का मामला यहाँ काफी बरकरार है। इसीलिए समीर महासेठ को पटकना माधव आनंद के लिए इतना आसान नहीं है। चलिए राजनगर में आमने सामने की लड़ाई है। यहाँ दोनों भारतीय जनता पार्टी के भी नए उम्मीदवार हैं, सुजीत पासवान, और राष्ट्रीय जनता दल के भी विष्णु मोची हैं। ये दोनों आमने सामने की लड़ाई है और दोनों नए उम्मीदवार हैं, इसलिए राजनगर सुरक्षित क्षेत्र है, इसमें दोनों की आमने सामने की लड़ाई है। वहीं चलते हैं झंझारपुर में नीतीश मिश्रा काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राम नारायण यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ माई समीकरण तो है, लेकिन एनडीए के जो घटक दल है वो नीतीश मिश्रा के साथ मजबूती से है, इसीलिए यहाँ कोई विशेष बात करने की चर्चा नहीं है। यहाँ आमने सामने की लड़ाई में नीतीश मिश्रा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं फुलपरास में भी स्थिति काफ़ी नाजुक है। वहाँ महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी जो खड़े हैं वो भले ही बाहरी हो सुबोध मंडल, लेकिन ताकतवर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ भी आमने सामने की लड़ाई है। यहाँ जदयू से शीला मंडल लड़ रही है चुनाव, जो प्रदेश में मंत्री भी रह चुकी हैं और यहाँ संजय झा के करीबी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए ये जो करीबी का शब्द लगता है यह ताकतवर दिखाई देता है। इसीलिए शीला मंडल को पराजित करना सुबोध मंडल के लिए आसान नहीं है, लेकिन सुबोध मंडल सभी छल कपट के आधार पर इन शीला मंडल को कमजोर करने में लगे हुए हैं। देखना है आगे क्या होता है। वही है लोकहा में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक जो है भारत भूषण हुए हैं और जदयू के पूर्व विधायक सतीश शाह इस बार फिर चुनाव मैदान में है। इसीलिए आमने सामने की लड़ाई है। कमजोर कौन होगा ये तो वहाँ चूंकि पिछड़ा क्षेत्र का है, यहाँ कौन कमजोर होगा वह बात में होगा। माई समीकरण अगर सही रहा तो भारत भूषण फिर जीत पाएंगे और नहीं तो सतीश शाह की जीत होगी। वैसे आमने सामने की लड़ाई है। अब हम चलते हैं 10 विधानसभा की वर्तमान स्थिति
समाचार में प्रचार प्रसार थम जाने के बाद अब जो स्थिति है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 दिनों में जो राजनीति का जो परिवर्तन होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के 5 जो सदस्य थे, विधायक थे, वे अपने 5 सीट बचाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं जदयू के जो 3 थे जगह, 3 उनका जो था विधायक, वह तीनों सीट बचा पाते हैं कि नहीं, यह भी देखने की बात है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल 2 सीट वर्तमान में था, उसमें वह बढ़ोतरी कर पाते हैं कि नहीं। तीसरी बात, कांग्रेस क्या इस बार बिहार मधुबनी में अपना खाता खोलता है कि नहीं, यह सभी संभावनाओं के जाल में फंसा हुआ है। मतदान अब 11 तारीख को होना है और मतदान के लिए कराने के लिए जिला प्रशासन काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है, इसीलिए शांतिपूर्ण मतदान होगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मधुबनी जिले के सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि 11 तारीख को सबसे पहले अब आप अपना मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। सभी मतदाता अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान करें और मधुबनी में मतदान का प्रतिशत बढ़ावें, जो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण हो कि मधुबनी बिहार में सबसे अधिक मत डाला है और मतदान का प्रतिशत बढ़ाया है। धन्यवाद।